हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकिता मौर्य नीट विद्यापीठ। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। आज हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन जो इस अध्याय में दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले लिखा गया है कि सभ्यता के आरंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित आधारित थे। हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसे सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर आधारित थे। यानी जो शुरू-शुरू में जिन भी वस्तुओं को मानव ने उपयोग किया, उसके आधार पे उसने प्राणियों का वर्गीकरण किया था, जिसमें कि वह भोजन था, वस्त्र था, आवास था, ये कुछ जो थे मानदंड थे। लेकिन अगर आगे बात करें तो इन प्रयासों के में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकार के लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ एवं शाक में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त अ, की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पे किया था। यानी सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक मानदंड था उसको देने वाले का नाम अरस्तू था। अब अरस्तू ने किया क्या था, तो इन्होंने जितने भी प्लांट थे यानी जो पौधे थे उसको वृक्ष, शाक और झाड़ यानी झाड़ी में वर्गीकृत किया। जबकि उन्होंने एनिमल को यानी जो एनिमल्स थे उनको लाल रक्त की जो कोशिका थी यानी आरबीसी थी उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे किया था। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए जो है द्विनाम पद्धति जो है विकसित की गई, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी पादप और एनिमिलिया यानी प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। यानी जो लिनियस थे इन्होंने द्विजगत पद्धति जो है विकसित की। अब इस द्विजगत पद्धति में क्या था, तो इसमें जो था प्लांटी और एनिमिलिया यानी प्राणी जगत को वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक ससीम केंद्र की, प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की एवं एक कोशिक, बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद स्थापित करना असंभव था। यानी जो प्रोकैरियोट्स थे, जो यूकैरियोट्स थे, एक कोशिकी, बहुकोशिकी जो थे, हरित शैवाल, अप्रकाश संश्लेषी जैसे कवक है, तो इन सब के बीच में विभेद कर पाना असंभव था। इसीलिए जो लिनियस की द्विजगत पद्धति थी जिसमें प्लांट और एनिमिलिया को रखा गया था, वो बाद में अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं क्या दिया है। अब दिया है कि पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। यानी कि मतलब इस जो वर्गीकरण की जो पद्धति थी, जो लिनियस का था, वो काफ़ी आसान और सरल समझ में आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी जीवधारी थे जिनको इनकी पद्धति में रख पाना संभव नहीं था। ठीक है? इसी कारण से अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। यानी हम इसमें बहुत सारे ऐसे जीवधारी थे, एनिमल्स थे, जिनको कि इनकी वर्गीकरण की पद्धति में नहीं रख पा रहे थे द्विजगत में, तो यह अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ-साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास प्रजनन की विधि या एवं विकासी संबंधों को समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यानी जो द्विजगत पद्धति थी उसमें केवल 2 ही क्राइटेरिया रखा गया था, एक तो प्लांट था, दूसरा एनिमल था। लेकिन इसके बावजूद अगर हम सही रूप से किसी भी एनिमल का वर्गीकरण करते हैं, तो उसके लिए हमें कई ऐसे वैज्ञानिक मानदंड थे जिनको उसमें समाहित करना ज़रूरी था। जैसे कि इसमें दिया है कि कोशिका की संरचना, आकारिकी और कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास प्रजनन की विधियाँ और ये विकासी संबंध, ये सभी मानदंडों को उसमें समाहित करना ज़रूरी था, तभी किसी जीव का एक अच्छे तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है। अतः समय के साथ-साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियाँ जिनमें सम्मिलित समूहों जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है, सदा ही समाविष्ट रहे। इसके अतिरिक्त जीवधारियों की विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षण की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग-अलग व्याख्या की गई। यानी जो लिनियस की वर्गीकरण की जो पद्धति थी वो अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी और कई सारे मानदंडों को उसमें समाहित करने की ज़रूरत थी, ठीक है? तो इसीलिए अतिरिक्त विभिन्न पद्धतियाँ जो हैं उनकी विकसित मतलब उनको लाने की ज़रूरत पड़ी और ताकि जो लिनियस के द्विजगत पद्धति में जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर किया जा सके, ठीक है? तो अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग विभिन्न लक्षणों को देखते हुए किसी जीवधारी का वर्गीकरण करने के लिए अनेक अन्य अलग-अलग जो है व्याख्या की। अब ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल को हम सभी जगत को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमने किसी भी जगत को पढ़ा नहीं है, तो ये टेबल अभी समझ में नहीं आएगा। सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति विकसित या प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमिलिया। यानी लिनियस के वर्गीकरण को
अस्वीकार किया जा रहा था। तो अब एक सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत पद्धति विकसित की गई थी, ठीक है? जिसमें कि इन्होंने 5 जगत दिए थे और उसमें जगतों के जो नाम है वह है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमिलिया, ठीक है? तो इन जगतों के अंतर्गत प्राणियों का वर्गीकरण किया गया और वैज्ञानिक मानदंड है जो दिया गया है, कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातीय वृद्धि संबंध उनके वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड थे। यानी ये सभी जो मानदंड दिया गया है, वो पहला कोशिका संरचना, दूसरा शारीरिक संरचना, तीसरा पोषण की प्रक्रिया, चौथा प्रजनन, पाँचवां जातीय वृद्धि संबंध। ये जो मानदंड है, ये व्हिटेकर की 5 जगत पद्धति जो विकसित की गई थी, उसके प्रमुख मानदंड हैं। इन्हीं के आधार पर जो है प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है? तालिका 2.1 इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों एवं तुलनात्मक विवरण को दिखा रहा है। इसके पहले जो टेबल दिया था, उसमें इन सभी जगतों के कुछ लक्षण जो मेन हैं और जगत का नाम वगैरह दिया गया है, ठीक है? अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे कि वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है, ठीक है? इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित होना एक समानता थी। यानी सब अब इसके पहले जो मतलब वर्गीकरण की जो पद्धति दी गई थी, उसमें अ बैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल को, फंगस को, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तथा पादप को, इन सबको कोशिका भित्ति होने के आधार पे जो है इन्हें एक जगत में रखा गया था, वह था पादप जगत, ठीक? जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियाँ भी प्रस्तावित की गईं। अब इसके बाद जो है 3 अनुक्षेत्र वाली पद्धति आई, जिसमें कि मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था तथा सारे यूकेरियोट जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया था, ठीक है? इसमें 3 में क्या हुआ था कि 2 जगत में मोनेरा को रख दिया गया, ठीक है? 2 क्षेत्र के अंतर्गत मोनेरा को रखा गया था और एक जो अनुक्षेत्र बचा था, उसमें यूकेरियोटिक जगत के जीवों को रखा गया था। तो ये 3 जगत पद्धति थी। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, ठीक है? यानी जो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया थे, नीलहरित शैवाल थे, साइनोबैक्टीरिया थे या कुछ अन्य यूकैरियोटिक जीव थे, उनको अलग से मतलब एक साथ वर्गीकृत कर दिया गया। तो इस पद्धति के अनुसार एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया था, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ कि जो एक कोशिकीय जीव थे, जो बहुकोशिकीय जीव थे, वो सब एक साथ हो गए। तो एक साथ होने की वजह से ये भी पद्धति जो है आगे विकसित नहीं हुई, ठीक है? अब आगे देखते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा शैवाल, इस वर्गीकरण में कवकों जैसे कि परपोषी का हरित शैवाल पादपों जैसे स्वपोषी के बीच विभेद नहीं किया गया, ठीक है? इन सभी की जैसे क्लेमाइडोमोनास है और जो पादप हैं, स्वपोषी हैं और भी जो 1-2 चीज़ दिया है, उनमें अंतर न होने के कारण इस पद्धति को अपर्याप्त सिद्ध कर दिया गया। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की और हरित शैवाल की सेलुलोज़ की। यानी जब हमने पहले देखा था वर्गीकरण के समय में, तो कोशिका भित्ति के आधार पे इन्हें पादप जगत में रख दिया गया था, ठीक है? प्लांट को, कवक को। लेकिन बाद में जब और ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ तो उसमें देखा गया कि जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है, जो हरित पादप है उसका सेलुलोज़ का बना है। तो इस वजह से जो है ये जो पद्धति थी वो अपर्याप्त सिद्ध हुई। इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत यानी फंजाई जगत में रखा गया, जबकि प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को मोनेरा जगत एवं एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो है कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादप के अंतर्गत यानी शैवालों में रखा गया था। अब ये जब बातें दिखाई दी कि कोशिका भित्ति में अंतर है, तो इस आधार पे अब एक अलग जगत बनाया गया जो कि फंजाई जगत था, जिसमें कवक को रखा गया और एक मोनेरा जगत बना जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को रखा गया तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को, जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारियाँ हैं, उनको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया, ठीक है? और प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत ही कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत मतलब शैवाल में रखा गया था, उसको भी रखा गया। पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब इस प्रकार की अनेक पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले की पद्धति में अलग-अलग रखा गया था। यानी इसमें बोला गया कि अब कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिनको पहले एक साथ रखा गया, उनको अलग किया गया और जिनको अलग रखा गया था, उनको एक किया गया। तो ऐसे मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मानदंड बदल गए, ठीक? इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार जो लक्षणों एवं विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर है। यानी जो अभी भी जितना वर्गीकरण किया गया है उसमें भी सुधार किया जा सकता है। समय के साथ-साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिकी, कायिक तथा प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्ति संबंध मतलब जो होते हैं उस पर और विकासीय संबंधों पर आधारित हो। यानी समय के साथ-साथ ये मतलब
प्रयास किया जा रहा है कि जो भी वर्गीकरण किया जाए उसमें आकारिकी के साथ-साथ कायिक लक्षण, प्रजनन और समानता असमानता जो होती है, बल्कि जाति, वृत्ति और जो विकासी संबंध है, उन सबको भी उस प्रमुख मानदंड में शामिल किया जाए, ठीक है? इस अध्याय में हम विटेकर के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमिलिया जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे के 2 अध्यायों में करेंगे, ठीक है? यानी इस अध्याय में केवल डिटेल में मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई जगत पढ़ना है। प्लांटे और एनिमिलिया के बारे में अलग से यानी अध्याय 3 और 4 में पढ़ना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।